नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं बांकेलाल की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, राजकोष के लुटेरे। डाकू सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ आंधी तूफान की तरह उधमपुर के राजमहल की ओर बढ़ रहा था और उधमपुर के राजमहल पर पहुंचते ही डाकुओं ने सुरक्षा पर तैनात सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। जल्दी ही सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह और उसके साथी महल में प्रवेश कर गए और फिर कुछ ही देर में राज्य के कोषागार में। डाकू सुल्तान सिंह बोला, साथियों, लूट लो सारा राजकोष, जल्दी करो, राजा के दूसरे सैनिकों के आने से पहले हम निकल जाना चाहते हैं। जिस आंधी तूफान की तरह सुल्तान सिंह ने आक्रमण किया था, उसी तरह खजाना लूटकर वह चला गया। और जब इस घटना की खबर उधमपुर के राजा उधमी सिंह को मिली तो वह गुस्से में आग बबूला हो उठे और बोले, क्या बकते हो महामंत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? एक डाकू और राजमहल में अंदर घुसकर सारे राजकोष को लूटकर ले गया और हमारे सुरक्षा सैनिक कुछ न कर सके? उधमपुर की विशाल सेना कुछ न कर सकी? महामंत्री बोले, महाराज, हमारे सैनिकों ने उनका बहुत मुकाबला किया, लेकिन उन डाकुओं का आक्रमण इतना अचानक हुआ। महाराज बोले, खामोश महामंत्री, आप यह जानते हैं कि महल के राजकोष का लुट जाना हमारे लिए कितने शर्म की बात है। आप सेना की टुकड़ियां लेकर अभी जाइए और उन डाकुओं का पीछा करिए, वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। महामंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी सेना को लेकर जाता हूँ। कुछ ही देर में महामंत्री बहुत से सैनिकों के साथ डाकुओं की खोज में निकला। महामंत्री ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जंगल का कोना कोना छान मारो, हमें वह डाकू हर हालत में मिलना चाहिए। महामंत्री ने बहुत दौड़ धूप की, लेकिन डाकुओं का कुछ पता नहीं चला। आखिर वह निराश होकर लौट आया। उसने महाराज से कहा, क्षमा करें महाराज, हमने बहुत दूर दूर तक उन डाकुओं की खोज की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। महाराज बोले, ओह महामंत्री, नगर में यह घोषणा कर दो, जो कोई भी डाकुओं को पकड़वाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। और फिर अगले दिन पूरे राज्य में चौराहों पर यह सूचना लिखी हुई थी, खजाना लूटने वाले डाकुओं को पकड़ने वाले व्यक्ति को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। इस घटना के लगभग एक माह बाद डाकू सुल्तान सिंह ने एक दूसरे राज्य पर हमला बोला। उसने अपने साथियों से कहा, साथियों, वो सामने हमारी मंजिल है। रूपनगर के राजा के पास बहुत भारी राजकोष है, आगे बढ़ो और लूट लो सारा राजकोष। और इससे पहले कि वहाँ सुरक्षा कर रहे सैनिक कुछ समझ पाते, डाकुओं ने उन्हें पलक झपकते ही मार गिराया। और फिर कुछ ही देर में सारा राजकोष लूटकर डाकू सुल्तान सिंह वहाँ से यह कहकर निकल गया कि सारा राजकोष अब हमारा है। दूसरे दिन ही रूपनगर में राजा रूप सिंह की ओर से डाकुओं को पकड़ने के लिए घोषणा की जा रही थी। सैनिक बोला, नगरवासियों, डाकू सुल्तान सिंह और उसके साथियों को जो कोई जिंदा या मुर्दा बंदी बनाकर लाएगा, उसे राजा की ओर से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। उधर रूपनगर में घोषणा की जा रही थी, इधर शक्तिनगर में सुल्तान सिंह आक्रमण कर रहा था। उसने कहा, साथियों, माँ भवानी हमारे साथ है, विजय हमारी ही होगी। साहस से आगे बढ़ो और सारा राजकोष लूट लो। जय भवानी। कुछ ही देर में शक्तिनगर का राजकोष भी लूट चुका था और इसी तरह कुछ ही दिनों में सुल्तान सिंह आसपास के अनेक राज्यों के राजकोष लूट चुका था। राजाओं ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। सुल्तान सिंह का आतंक इतना बढ़ चुका था कि उसका आक्रमण देखकर सैनिक उसका मुकाबला करने के बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते थे। उधर विशालगढ़ के राजमहल में बांकेलाल राज अतिथि के रूप में ठाठ के दिन गुजार रहा था। बांकेलाल को बचपन से ही शिव का ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई शरारत करता था तो उसका नुकसान होने की बजाय उल्टा लाभ हो जाता था और इससे
बांकेलाल का सम्मान भी अधिक बढ़ जाता था। शिव के इस वरदान ने ही बांकेलाल को विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचा दिया था। वह सोच रहा था, आहा, अपनी भी क्या किस्मत है, करो बुरा होगा भला। बस एक गड़बड़ हर बार हो जाती है, जिसका नुकसान करता हूँ उसे बहुत लाभ होता है और मुझे थोड़ा। लेकिन इस बार कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि योजना की टांग भी ना टूटेगी और मैं मालामाल हो जाऊंगा। बस मौका मिलने की देर है। अभी बांकेलाल यह सोच ही रहा था कि तभी एक सैनिक आया और बोला, श्रीमान जी, आपको महाराज ने बुलाया है। वह सोचने लगा, सत्यानाश हो महाराज का, सब मज़ा खराब कर दिया। ऊंचे ऊंचे गद्दों में कितना मज़ा आ रहा था। और बोला, महाराज से कहो हम अभी आते हैं। जब बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा तो महाराज बोले, आओ बांकेलाल, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। बांकेलाल ने कहा, कहिए महाराज, आपने कैसे याद किया? मैं तो हर समय आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और मन ही मन सोचने लगा, अवश्य कोई गड़बड़ है, तभी तो महामंत्री, सेनापति आदि सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लगता है यह सब मुझे किसी मुसीबत में फंसाने जा रहे हैं। महाराज विक्रम सिंह बोले, बांकेलाल, समीप के राज्यों में एक खूंखार डाकू सुल्तान सिंह ने भयंकर तबाही मचा रखी है। वह अनेक राज्यों के राजकोष लूट चुका है। बांकेलाल बोला, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बांकेलाल के होते वह हमारे राज्य में कदम भी नहीं रख सकेगा। मंत्री जी ने कहा, यूँ तो बांकेलाल जी, हमने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित कर दिया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे राजकोष बिल्कुल सुरक्षित रहे। बांकेलाल ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार अपनी आंखों से सुरक्षा व्यवस्था देख लेना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम अभी हमारे साथ चलकर उस सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हो। हम महामंत्री और सेनापति के साथ वहीं चल रहे हैं। और फिर बांकेलाल राजा विक्रम सिंह, महामंत्री और सेनापति के साथ राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था देखने चल दिया। एक लंबा गलियारा पार करने के बाद सब एक विशाल कक्ष में पहुंचे। विशाल कक्ष में पहुंचकर महामंत्री ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया और फिर उन्होंने एक दूसरे दरवाजे को खटखटाया। अगले ही पल बांकेलाल ने सोचा, अरे यह क्या, कमरे का फर्श तो नीचे की ओर धंस रहा है। फर्श के हटने के बाद विशाल कक्ष का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उस दरवाजे में प्रवेश कर एक लंबे गलियारे को पार करते हुए सब विशाल लोहे के दरवाजे पर पहुंचे। बांकेलाल सोच रहा था, अरे यह तो बिल्कुल तिलिस्मी कहानियों के महल की तरह बना है। महाराज बोले, यह दरवाज़ा कैसे खुलेगा महामंत्री जी? महामंत्री जी बोले, मेरे पाँव के नीचे देखिए महाराज। फर्श के इस टुकड़े को पाँव से 3 बार दबाने से यह लोहे का दरवाज़ा स्वयं खुल जाएगा। फर्श के टुकड़े को दबाते ही लोहे का दरवाज़ा खुलता चला गया। बांकेलाल सोचने लगा, ओह, सचमुच बहुत सुरक्षित रखा है खजाना, लेकिन चिंता मत करो, सब बोझ हल्का कर दूंगा। दरवाजे को पार करके जब वे सब अंदर पहुँचे तो मंत्री जी बोले, महाराज, इस तालाब के उस पार विशाल कक्ष में राजकोष रखा है और सामने हमारे विशेष सैनिक पहरा दे रहे हैं। महाराज ने कहा, लेकिन इस तालाब को पार करके तो डाकू विशाल कक्ष से राजकोष को लूट सकते हैं। मंत्री जी बोले, नहीं महाराज, यह संभव नहीं होगा। यह तालाब बहुत गहरा है और फिर इस मांसभक्षी मगरमच्छों को मारकर उस पार पहुंचना बहुत कठिन है, और उस पार पहुंचने से पहले हमारे सैनिक विषैले बाणों से डाकुओं को मारकर बीच में ही डुबो देंगे। महाराज ने कहा, लेकिन हम अगर उस विशाल कक्ष में जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? मंत्री जी ने बताया, हम लोग बहुत आसानी से जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सी रंग बिरंगी कीलें रखी हैं। इनमें से यह कील घुमाने से इस तालाब पर पुल बन जाएगा। और फिर उस पुल पर चढ़कर सब विशाल कक्ष के दरवाजे तक पहुँच गए। महामंत्री ने वहाँ पहरा दे रहे एक सैनिक से कहा, सैनिक,
दरवाजे का ताला खोल दो। और जैसे ही विशाल कक्ष का दरवाज़ा खुला, बांकेलाल जल्दी से अंदर जाने लगा। तभी मंत्री जी ने कहा, ठहरिए बांकेलाल जी, दरवाज़ा खुला होने पर भी आप कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। बांकेलाल ने कहा, वह क्यों? दरवाज़ा खुला होने पर तो कोई भी मज़े से घूमता हुआ अंदर जा सकता है। मंत्री जी बोले, नहीं, ऐसा संभव नहीं। और फिर महामंत्री ने एक सैनिक से भाला लेकर खुले दरवाजे से अंदर की ओर फेंका। भाला अभी हवा में ही था कि आग की लपटें उसकी ओर बढ़ी। बांकेलाल सोचने लगा, बाल बाल बच गया, नहीं तो अभी राम नाम सत्य हो जाता। और फिर दरवाजे पर लगी एक कल को घुमाकर महामंत्री ने विशाल कक्ष में प्रवेश किया। अंदर जाते ही पूरा कक्ष रोशनी से चमक उठा। महामंत्री जी बोले, महाराज, यह सब सुरक्षा व्यवस्था हमारे राजगुरु सिद्धनाथ ने अपनी तिलस्मी विद्या से की है। महाराज बोले, सचमुच यहाँ तो हमारा राजकोष पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। बांकेलाल सोचने लगा, आहा, इतना विशाल राजकोष, एक बार में सारा राजकोष ले जाने में सफल हो जाऊं, फिर देखना मेरी 7 पीढ़ियां मौत से रहेंगी। महाराज बोले, बांकेलाल, क्या सोच रहे हो? तुमने इस सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा। बांकेलाल ने कहा, कुछ नहीं महाराज, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। और फिर सब वापस लौट चले। लेकिन बांकेलाल कुछ और ही सोच रहा था। इस सारी सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी की तैसी न कर दी तो मेरा नाम भी बांकेलाल नहीं। उधर दिन प्रतिदिन डाकू सुल्तान सिंह का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। दूर दूर के राज्यों के राजा उसके नाम से भयभीत होने लगे थे। एक दिन अमरपुर के महाराज ने कहा, सेनापति जी, सुल्तान सिंह कभी भी हमारे महल पर आक्रमण कर सकता है। तुमने राजकोष की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया है? सेनापति बोला, महाराज, मैंने एक ऐसा काम किया है कि अगर सुल्तान सिंह राजकोष वाले भवन की ओर बढ़ा भी तो वह स्वयं हमारे जाल में फंस जाएगा। महाराज बोले, तुमने ऐसा क्या किया है सेनापति? सेनापति बोला, महाराज, मैंने राजकोष वाले भवन के पास गहरी खाई खुदवाकर उस पर घास फूस बिछवा दी है। डाकू उस खाई में गिरकर घायल हो जाएंगे, हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुल्तान सिंह ने अमरपुर के राजकोष को लूटने के लिए राजमहल पर आक्रमण कर दिया। वह अपने साथियों से बोला, साथियों, टूट पड़ो उन सैनिकों पर, कुछ ही देर में सारा राजकोष हमारे हाथ में होगा। फिर कुछ ही देर में सुल्तान सिंह ने द्वार पर खड़े सैनिकों को मारकर राजमहल में प्रवेश किया। लेकिन जब वे सब राजकोष के भवन के पास पहुँचे, सुल्तान सिंह बोला, क्या बात है लाखन सिंह, राजकोष के भवन के पास मुट्ठी भर सैनिक? अवश्य ही राजा ने राजकोष की सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध किया होगा। लाखन सिंह बोला, सरदार, भवन पर सीधे आक्रमण करने के बजाय हमें 1-2 साथियों को वहां भेजना चाहिए ताकि शत्रु की चाल का पता चल सके। और फिर सुल्तान सिंह ने 2 साथियों को जाने के लिए कहा। वे दोनों अभी भवन की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक खाई में गिर पड़े। सुल्तान सिंह बोला, ओह, तो यह है इनका सुरक्षा प्रबंध। लाखन सिंह, हम भवन के पीछे की ओर से हमला करके राजकोष लूटेंगे। और फिर सुल्तान सिंह ने भवन के पीछे की ओर से जबरदस्त हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद वे अमरपुर का सारा राजकोष लूटकर ले गए। जंगल के बीच बने अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचकर सुल्तान सिंह ने हर बार की तरह लूट के माल का बंटवारा कर दिया और वह बोला, साथियों, लूट के माल के 3 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा तुम्हारा। अब 1 हिस्से में से आपस में बांट लो तुम सब। उसके साथी सोचने लगे, ओह, लूट के बंटवारे में फिर बेईमानी, सरदार ने 3 हिस्से ले लिए। सुल्तान सिंह ने खुश होते हुए अपने हिस्से का माल उठाया और बोला, आहा, इतना माल। मंगल सिंह मन ही मन सोचने लगा, कुत्ता कमीना हर बार ज़्यादा हिस्सा ले जाता है। नहीं, मैं यह बेईमानी अब नहीं चलने दूंगा। मैं सुल्तान सिंह से बराबर का हिस्सा लूँगा। तभी लाखन सिंह बोला, छोटे ठाकुर, क्या सोच रहे हो? जल्दी से माल का बंटवारा कर दो। मंगल सिंह ने कहा, लाखन काका,
यह बंटवारा मैं नहीं कर सकूँगा, तुम ही सबको बांट दो। और मंगल सिंह दूसरी ओर चला गया। सब डाकुओं को उनका हिस्सा देकर अंत में लाखन सिंह मंगल सिंह के पास पहुंचा और बोला, यह लो छोटे ठाकुर, यह रहा तुम्हारे हिस्से का माल। मंगल सिंह ने कहा, उधर रख दो काका। लाखन सिंह ने कहा, क्या बात है छोटे ठाकुर, सब लोग तो लूट के हिस्से को लेते समय बहुत खुश होते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें कोई खुशी नहीं होती। मंगल सिंह बोला, काका खुशी तो मुझे भी होती, लेकिन यह लूट का हिस्सा नहीं है, मेरी तरफ फेंका हुआ भीख का एक टुकड़ा है। लाखन सिंह बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा छोटे ठाकुर। उस दिन हमारे बहुत से साथी मारे गए और फिर हमें सरदार के साथ उस जगह से भागना पड़ा। सुल्तान सिंह भी हमारे साथ था। हम एक जंगल में सुरक्षित पहुंच गए थे, लेकिन दल का सरदार बनने के लालच में सुल्तान सिंह ने संग्राम सिंह की हत्या कर दी और बोला, अब मैं सरदार बनूंगा। और इस तरह सुल्तान सिंह दल का सरदार बन गया। मंगल सिंह ने कहा, ओह, तो मेरे पिता का हत्यारा यह सुल्तान सिंह है। सुल्तान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। लखन सिंह ने कहा, ठहरो छोटे ठाकुर, सुल्तान सिंह को मारने का समय अभी नहीं आया है, इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मंगल सिंह बोला, नहीं, मैं एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। लखन सिंह ने कहा, बुद्धि से काम लो छोटे ठाकुर, अभी दल के लोगों को अपने साथ मिलाना है। बंटवारे के नाम पर हम लोगों को सुल्तान सिंह के खिलाफ कर सकते हैं। मंगल सिंह बोला, ठीक है, लेकिन सुल्तान सिंह का अधिक दिन जीवित रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लखन सिंह ने कहा, तुम्हें अधिक दिन प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उधर दौलतपुर के राजा धनराज सिंह डाकू सुल्तान सिंह से बेहद भयभीत थे। उनके मंत्री जी ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने राजकोष की सुरक्षा का ऐसा प्रबंध किया है कि सुल्तान सिंह कभी उसकी परछाई भी नहीं छू सकता। महाराज बोले, नहीं, हमें अब किसी पर विश्वास नहीं होता। उसने अनेक राज्यों के राजकोषों को चुटकी बजाते ही लूट लिया है। मंत्री जी बोले, महाराज, मैं पूरी सेना राजकोष की सुरक्षा पर लगा देता हूँ। महाराज धनराज सिंह बोले, नहीं, तब भी शायद हम राजकोष की रक्षा न कर पाएंगे। और फिर कुछ सोचकर राजा धनराज सिंह ने कहा, मंत्री जी, हमने सुना है कि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित ढंग से रखा है। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, हमारे गुप्तचरों ने भी ऐसी ही सूचना दी है। महाराज धनराज सिंह ने कहा, और अभी तक सुल्तान सिंह ने विशालगढ़ के राजकोष को लूटने की कोशिश भी नहीं की है। शायद वह भी उस राजकोष को लूटने से डरता है। मंत्री जी, मैं सोचता हूँ कि हम भी अपने राजकोष की बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे जवाहरात उनके राजकोष में रख दें। राजा विक्रम सिंह हमारे अच्छे मित्र हैं। मंत्री जी ने कहा, आप ठीक सोच रहे हैं महाराज, हमें ऐसा ही करना चाहिए। महाराज धनराज सिंह बोले, तो ठीक है, आज ही अपने राजकोष की बहुमूल्य वस्तुएं विशालगढ़ भेजने का प्रबंध करो, लेकिन यह सब काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, महाराज, मैं सभी वस्तुएं ऐसे गुप्त ढंग से विशालगढ़ भेजूंगा कि किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगी। और फिर तीर्थ यात्रियों के रूप में सैनिकों का एक दल बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर विशालगढ़ की ओर रवाना हो गया। और फिर देखते ही देखते अन्य निकटवर्ती राजाओं ने भी गुप्त रूप से अपना राजकोष विशालगढ़ भेज दिया। राजा विक्रम सिंह अपने दरबार में बैठे थे कि नरसिंहपुर का एक सैनिक उनके सामने पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। नरसिंहपुर के राजा रंजन सिंह ने अपना राजकोष सुरक्षित रखने के लिए भेजा है। महाराज बोले, महामंत्री धर्म सिंह, नरसिंहपुर के राजकोष को भी अपने राजकोष के साथ सुरक्षित रखवा दो। मंत्री जी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। और नरसिंहपुर का राजकोष भी विशालगढ़ के राजकोष के साथ रखवा दिया गया। एक दिन महाराज बोले, महामंत्री, अनेक राज्यों के राजकोष विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। अब इन राजकोषों को सुरक्षित रखना हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। मंत्री जी ने कहा,
महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करें, हमारा सारा राजकोष पूरी तरह सुरक्षित है, कोई चिड़िया भी वहाँ पंख नहीं मार सकती। बांकेलाल ने सोचा, चिंता मत करो, एक बार जरा सा मौका लगने दो, सारा बोझ हल्का कर दूंगा। और इस बात से बेखबर एक दिन डाकू सुल्तान सिंह ने राजकोष लूटने के लिए नरसिंहपुर की ओर कूच किया। उसने कहा, सुना है नरसिंहपुर के राजा के पास हीरे जवाहरातों का बेशकीमती राजकोष है। तो लखन सिंह बोला, हाँ सरदार, यह भी सुना है कि उसके पास बहुत अधिक सैनिक भी नहीं हैं। फिर तो यह सारा राजकोष बहुत आसानी से हमारे हाथ में आ जाएगा। लखन सिंह सोचने लगा, कुत्ता फिर सारे लूट के माल के 3 हिस्से अपने पास रख लेगा। नरसिंहपुर में राजकोष भवन के पास पहुंचते ही सुल्तान सिंह ने हमला बोल दिया और बोला, इन थोड़े से सैनिकों को तो पलक झपकते मौत के घाट उतारकर मैं सारा राजकोष लूट लूँगा। जय भवानी। लेकिन जब डाकुओं ने उन सैनिकों को मारना शुरू किया तो सैनिक बोले, हम दरवाज़ा खोल देते हैं, आप सब कुछ ले जाएं, हमें मत मारो, हम हथियार डाल देते हैं। सैनिकों ने भवन के दरवाजे खोल दिए और सुल्तान सिंह धड़धड़ाता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। लेकिन जब उसे थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राओं के अलावा कुछ भी नहीं मिला तो वह आग बबूला हो उठा और बोला, लाखन सिंह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारा राजकोष कहाँ गया? लाखन सिंह बोला, लगता है राजा ने राजकोष कहीं छुपा दिया है। सुल्तान सिंह को गुस्सा आया। वह बोला, लाखन सिंह, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुल्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा। अवश्य ही राजा ने सारा धन कहीं छिपा कर रखा है। घेर लो साथियों इन सैनिकों को और इनसे पूछो, राजा ने सारा राजकोष कहाँ छुपाया है? सैनिकों ने बोला, सरदार, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, महाराज ने सारा राजकोष विशालगढ़ में सुरक्षित रखा है। सुल्तान सिंह बोला, विशालगढ़? सैनिक ने कहा, हाँ सरदार, हमारे राजा ने ही नहीं बल्कि दूसरे सभी राजाओं ने भी अपना अपना सारा राजकोष विशालगढ़ में सुरक्षित रख छोड़ा है। सुल्तान सिंह बोला, वापस चलो साथियों। सभी डाकू वापस लौट पड़े। उस दिन सुल्तान सिंह ने अपने साथियों से कहा, साथियों, आज हमें पहली बार असफलता का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन अब हमें एक बहुत बड़ी सफलता भी हाथ लगेगी। हम कुछ ही दिनों में विशालगढ़ पर आक्रमण करके एक साथ बहुत से राज्यों का राजकोष लूट लेंगे। मंगल सिंह मन ही मन सोच रहा था, लेकिन मैं तुम्हें उस राजकोष को नहीं लेने दूंगा। लखन सिंह ने कहा, लेकिन सरदार, हमें विशालगढ़ के राजमहल पर आक्रमण करने से पहले वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर बहुत से राज्यों का राजकोष रखा गया है तो अवश्य ही उसकी सुरक्षा भी बहुत मजबूत व्यवस्था की गई होगी। दूसरा डाकू बोला, लाखन सिंह ठीक कहते हैं सरदार। सुल्तान सिंह ने कहा, ठीक है, कल कुछ लोग वेश बदलकर विशालगढ़ जाएंगे और राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था का पता करेंगे। और अगले दिन लाखन सिंह और मंगल सिंह वेश बदलकर विशालगढ़ की ओर चल दिए। उधर विशालगढ़ के राजमहल में राजा विक्रम सिंह गहरी चिंता में डूबे थे। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन विक्रम सिंह को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहे थे, निसंदेह महामंत्री ने राजकोष की सुदृढ़ सुरक्षा की है, लेकिन फिर भी किसी दिन सुल्तान सिंह किसी तरह सारे राजकोष को लूट ले जाने में सफल हो गया तो मैं उन राजाओं का धन कैसे लौटाऊंगा? विशालगढ़ की एक एक ईंट भी बेच दूंगा तो भी उनका राजकोष नहीं लौटा पाऊंगा। मुझे इस राजकोष की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। कल सुबह ही मैं महामंत्री से अधिक सुरक्षा करने के लिए कहूँगा। और अगले दिन सुबह होते ही राजा विक्रम सिंह ने महामंत्री धर्म सिंह से कहा, महामंत्री, हम चाहते हैं कि विशालगढ़ और दूसरे राज्यों के राजकोष की अधिक सुरक्षा करने के लिए राजमहल में जगह जगह घंटियां लगा दी जाएं, ताकि खतरा होने पर उन घंटियों के बजाते ही विशालगढ़ की पूरी सेना सतर्क होकर उन डाकुओं पर टूट पड़े। और बांकेलाल, तुम समय समय पर जाकर राजकोष की व्यवस्था देखा करोगे, ताकि कोई भी गड़बड़ होने पर
खतरे की घंटियां बजाकर सेनापति को सूचना दे सको। बांकेलाल ने कहा, आप चिंता न करें, मैं एक एक पहर के बाद राजकोष को जाकर देखता रहूँगा। राजा विक्रम सिंह के पास से वापस लौटते हुए बांकेलाल उस राजकोष को उड़ा लेने की योजना बनाकर मन ही मन खुश हो रहा था। उधर लाखन सिंह और मंगल सिंह ने लौटकर विशालगढ़ के राजकोष के बारे में सुल्तान सिंह को बताया। सरदार, उस राजकोष के बारे में राजा विक्रम सिंह के अलावा महामंत्री, सेनापति और एक विशेष व्यक्ति बांकेलाल ही जानते हैं, जो इस समय विशालगढ़ के अतिथि गृह में रह रहे हैं। सुल्तान ने कहा, बांकेलाल? लाखन सिंह, अगर इस बांकेलाल को पकड़ लिया जाए तो हमें राजकोष का रास्ता मालूम हो सकता है। लखन सिंह ने कहा, हाँ सरदार। सुल्तान सिंह बोला, तो फिर देर किस लिए, आज रात ही बांकेलाल को अतिथि गृह से उठा लाया जाए, हम उससे पूछकर सारा राजकोष लूट लेंगे। मंगल सिंह ने सोचा, लेकिन कुत्ते, इस बार मैं तुम्हें राजकोष नहीं लेने दूंगा, इस बार सारा राजकोष मेरा होगा। और फिर उस रात लाखन सिंह, मंगल सिंह और कुछ डाकू अतिथि गृह के पास पहुँचे। एक डाकू बोला, छोटे ठाकुर, मैंने खिड़की में रस्सी का फंदा फंसा दिया है, अब तुम जल्दी से ऊपर चढ़कर बांकेलाल को उठा लाओ। फिर कुछ डाकू और मंगल सिंह रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गए। उधर अतिथि गृह में कोमल गद्दों पर लेटे बांकेलाल की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसकी आंखों के सामने विशाल राजकोष घूम रहा था और तभी बांकेलाल की आंख खुल गई। वह चिल्लाया, कौन है? तुम लोग यहाँ कैसे आए? डाकू बोले, हम तुम्हें लेने आए हैं, अगर तुमने शोर मचाया तो अभी खंजर घोंप देंगे। बांकेलाल बोला, क्या क्या चाहते हो तुम? मेरे पास कोई राजकोष नहीं, मैंने राजकोष की चोरी नहीं की है। डाकू बोले, चुपचाप हमारे साथ चलो, अगर जरा भी बोले तो गर्दन अलग कर देंगे। और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतारकर डाकू बांकेलाल को जंगल में ले गए। बांकेलाल सोच रहा था, अभी तो राजकोष मेरे हाथ भी नहीं लगा और ये डाकू मेरे पीछे लग गए। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करना, जय हनुमान। कुछ देर में उन डाकुओं ने बांकेलाल को सुल्तान के सामने पेश किया। लखन सिंह ने कहा, सरदार, यह बांकेलाल है, इसे उस राजकोष की सुरक्षा के बारे में सब कुछ पता है। बांकेलाल सोचने लगा, अरे बाप रे, कहाँ फंस गया। सुल्तान सिंह बोला, बहुत अच्छा बांकेलाल, हमें उस राजकोष के बारे में सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा खूबसूरत सिर धड़ से अलग कर देंगे। जब बांकेलाल कुछ नहीं बोला तो सुल्तान बोला, बोलो बांकेलाल, राजा विक्रम सिंह ने राजकोष की सुरक्षा का क्या प्रबंध किया है? बांकेलाल बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम, महाराज ने मुझे कुछ नहीं बताया। सुल्तान सिंह बोला, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। लाखन सिंह, बांकेलाल के हाथ काट दो। बांकेलाल बोला, हाय मेरे प्यारे प्यारे हाथ। सरदार, बताता हूँ, अभी बताता हूँ, पहले यह वादा करो कि आप मेरे हाथ नहीं काटोगे। हाथ कट जाएंगे तो मैं हलवा, पूरी, मिठाई कैसे खाऊंगा? और फिर बांकेलाल ने डरते डरते सारी सुरक्षा व्यवस्था सुल्तान सिंह को बता दी। उसने कहा, लेकिन सरदार, आप मेरी सहायता के बिना उस राजकोष तक नहीं पहुंच सकोगे, और अगर आप मेरी सहायता चाहते हैं तो मुझे लूट के माल में से आधा हिस्सा देना होगा। सुल्तान सिंह ने कहा, बांकेलाल, तुम सुल्तान सिंह से आधा हिस्सा मांग रहे हो, हम तुम्हारी जबान काट लेंगे। बांकेलाल ने कहा, सोच लो सरदार, अगर आपने मेरी जुबान काट दी तो राजकोष तक पहुंचने की जानकारी कौन देगा? सुल्तान सिंह ने सोचा, बहुत चालाक मालूम होता है, एक बार राजकोष मेरे हाथ लग जाए फिर सारी चालाकी निकाल दूंगा। और बोला, अच्छा बांकेलाल, मैं तुम्हें राजकोष का 10वां हिस्सा दूंगा, लेकिन अब भी तुमने इनकार किया तो अभी तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा। बांकेलाल सोचने लगा, अरे बाप रे, बेटा बांके, जो मिलता है चुपचाप ले ले, यहाँ तो गर्दन भी धड़ से अलग होती दिखाई पड़ रही है। और बोला, सरदार, मुझे आपकी बात मंजूर है। सुल्तान सिंह ने कहा, तो ठीक है, राजकोष लूटने के बाद तुम्हारा हिस्सा नगर के बाहर
शिव के पुराने मंदिर में पहुंचा देंगे। राजकोष की सुरक्षा के बारे में बांकेलाल से सारी बातें पूछकर सुल्तान सिंह ने उसे फिर विशालगढ़ पहुंचा दिया। सुल्तान सिंह की बताई गई योजना के अनुसार अगली रात बांकेलाल ने महल में लगी घंटियों की रस्सियों को काट दिया और मन ही मन सोचने लगा, यह रस्सी भी कट गई, अब ना रहेगी रस्सी और ना बचेगी घंटी। सेना को राजकोष के लूटने का भी पता नहीं चलेगा। हे भगवान, यदि सुल्तान सिंह राजकोष लूटने में सफल हो गया तो मैं अपने हिस्से में से तेरे मंदिर में चांदी का दीपक जलाऊंगा। रात के दूसरे पहर ही सुल्तान सिंह ने राजमहल पर चुपचाप आक्रमण कर दिया। राजमहल के दरवाजे पर खड़े सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह ने भीतर प्रवेश किया। सैनिक सोचने लगे, ओह, डाकू आ गए, तुरंत घतरे की घंटियां बजाओ। अरे, यह घंटियां तो बजती ही नहीं, रस्सियां कटी हुई हैं। और फिर कुछ ही देर में सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ तालाब के किनारे पहुंच गया। एक डाकू बोला, सरदार, अब इस तालाब को कैसे पार करेंगे? इस तालाब में तो भयंकर मगरमच्छ तैर रहे हैं। सुल्तान सिंह ने कहा, ठहरो लाखन सिंह, बांकेलाल ने हमें किसी कील को घुमाने के लिए कहा था। हाँ, याद आया। सुल्तान सिंह बोला, ओह, यह रही वे कीलें। ये वही कील है जिसे घुमाने से यहाँ पुल बन जाएगा। और फिर सुल्तान सिंह ने कील घुमाते ही तालाब पर एक पुल बन गया। पुल द्वारा तालाब को पार कर सुल्तान सिंह विशाल कक्ष के सामने पहुंचा। पलक झपकते ही डाकुओं ने द्वार पर खड़े सैनिकों को मारकर विशाल कक्ष का द्वार खोल दिया। अभी कुछ डाकुओं ने भीतर प्रवेश किया था कि वे सब अचानक आग में जल गए। सुल्तान सिंह ने कहा, ठहरो साथियों, आगे मत बढ़ो, यह दरवाज़ा नहीं, मौत का कुआं है। तभी सुल्तान सिंह ने कुछ सोचा। यहाँ पर बांकेलाल ने कोई चीज़ घुमाने के लिए कहा था। हाँ, यह रही कल, मैं उसे अभी घुमाता हूँ। और यह सोचकर सुल्तान सिंह उस कल की ओर बढ़ा। बांकेलाल द्वारा बताई कल को घुमाकर सुल्तान सिंह ने तिलस्मी आग को बंद कर दिया और बोला, साथियों, अब तुम सब निडर होकर अंदर जा सकते हो। फिर तो सभी डाकू राजकोष पर टूट पड़े। सुल्तान सिंह ने कहा, साथियों, सारा राजकोष उठा लो, जल्दी उठाओ। एक डाकू बोला, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। दूसरा बोला, इतने हीरे जवाहरात मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। तीसरे ने कहा, मैं तो बस हीरे ही उठाऊंगा। और फिर सारा राजकोष लेकर सुल्तान सिंह वहां से निकल गया। और जब राजा विक्रम सिंह को कुछ सैनिकों ने राजकोष लुट जाने की सूचना दी, महाराज बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि डाकुओं ने हमला किया था तो घंटियां क्यों नहीं बजाई गई? सैनिक बोले, महाराज, हमने घंटियां बजाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता था किसी ने पहले ही घंटियों की रस्सियां काट रखी थी। महाराज बोले, घंटियों की रस्सियां काट दी थी, लेकिन किसने? महामंत्री, तुम उस नमक हराम का पता करो, हम उसे फांसी की सज़ा देंगे। महामंत्री बोले, महाराज, घंटियों की रस्सियां काटने वाला अवश्य कोई महल का आदमी होगा। बांकेलाल सोचने लगा, फांसी? बाप रे, मुझे अभी खिसक कर शिव के पुराने मंदिर में पहुंचना चाहिए। अगर राजा को पता चल गया तो? और तभी राजा विक्रम सिंह ने सेनापति से कहा, सेनापति, तुरंत सेना को आदेश दो कि वे डाकुओं का पीछा करे, देश विदेश का कोना कोना छान मारो। मुझे सुल्तान सिंह जिंदा या मुर्दा चाहिए। सेनापति ने कहा, महाराज, मैं पहले ही उन डाकुओं की तलाश में सेना भेज चुका हूँ। राजा विक्रम सिंह को सेनापति से बातें करते देख बांकेलाल खिसकने लगा था। लेकिन तभी, बांकेलाल, तुम ऐसे चुपके से कहाँ जा रहे हो? बांकेलाल ने सोचा, मारे गए, और बोला, महाराज, मैं अपने तरीके से उन डाकुओं को पकड़ने जा रहा हूँ। महाराज बोले, शाबाश बांकेलाल, हमें तुमसे यही आशा थी। बांकेलाल जल्दी जल्दी वहाँ से चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, बच गए, नहीं तो राजा अभी पकड़ लेता। चलो बेटा बांकेलाल, भाग लो यहाँ से, सिर पर पाँव रख कर। और उधर विशालगढ़ के बाहर पुराने शिव मंदिर में सुल्तान सिंह ने कहा, साथियों, आज की लूट के माल के 3 हिस्से मैं लेता हूँ और 1/4 हिस्से को
तुम सब आपस में बांट लो, बांकेलाल को कुछ नहीं मिलेगा, मैं उसे आते ही कत्ल कर दूंगा। तभी मंगल सिंह बोला, ठहरो सरदार, इस बार लूट के माल में सबको बराबर हिस्सा देना होगा। सुल्तान सिंह ने कहा, मंगल सिंह, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मंगल सिंह ने कहा, सरदार, मैं अपना हक मांग रहा हूँ और अपना हक मांगना कोई अपराध नहीं। एक डाकू सोचने लगा, ओह, लगता है मंगल सिंह की मौत आई है। सुल्तान सिंह ने कहा, खामोश गुस्ताख, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम बागी हो गए हो। साथियों, मंगल सिंह को बगावत की सज़ा दो। सुल्तान सिंह का आदेश पाते ही कुछ डाकू मंगल सिंह की ओर बढ़े, लेकिन तभी लखन सिंह ने कहा, खबरदार, कोई मंगल सिंह को हाथ नहीं लगाएगा, वह ठीक कह रहा है, हम सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। बाकी डाकुओं ने भी कहा, हाँ हाँ, हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। सुल्तान सिंह ने कहा, साथियों, यह सब बागी हो गए हैं, इन सबको मौत के घाट उतार दो। मंगल सिंह बोला, सुल्तान सिंह, मुझे भी आज तुमसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। और फिर सब डाकू एक दूसरे पर टूट पड़े। कुछ ही देर में बहुत से डाकू मारे गए थे। तभी घायल मंगल सिंह ने सुल्तान सिंह के पेट में तलवार घोंप दी। घायल मंगल सिंह भी गिरकर मर गया। जब बांकेलाल वहां पहुंचा तो लगभग सभी डाकू लड़कर मर चुके थे। कुछ घायल डाकू तड़प रहे थे। बांकेलाल ने सोचा, अरे वाह, ऊपर वाले, आज तो तूने पूरा छप्पर फाड़कर ही खजाना दे दिया। तभी सुल्तान सिंह बोला, बांकेलाल, मेरे पेट से यह तलवार निकाल दो। लेकिन जैसे ही बांकेलाल ने सुल्तान सिंह के पेट से तलवार खींची, तभी महामंत्री और महाराज वहां पहुंच गए। महामंत्री ने महाराज से कहा, महाराज, वह रहे अपने बांकेलाल जी, शायद उन्होंने अकेले ही सारे डाकुओं को मार डाला है। महाराज बोले, बांकेलाल, तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। तुमने सारा राजकोष बचाकर हमें अपमानित होने से बचा लिया। बांकेलाल सोचने लगा, और फिर मारे गए बेटा बांकेलाल, अगर यह सब थोड़ी देर न आते तो आज सारा राजकोष तेरा ही होता। आज तो इन्होंने योजना की नहीं, तेरी ही टांग तोड़ दी। जब बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के साथ वापस लौटा तो नगर के लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन बांकेलाल कुछ और ही सोच रहा था। उसने सोचा, मेरा बेड़ा गर्क हो गया और यह सब मेरी जय बोल रहे हैं। हाय, सारा राजकोष मुझे मिल गया होता तो मैं भी राजा बन गया होता। तो ये थी बांकेलाल की अब तक की कहानी। बांकेलाल की ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।